हेलो माय डियर लर्नर्स। मेरा नाम श्वेता है और मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स आज पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपके नेट जीआरएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एज वी नो कि हमारे माइक्रो में 10 यूनिट्स आते हैं एंड द फर्स्ट यूनिट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड होता क्या है। सो डिमांड इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब्स कंज्यूमर विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज गुड्स एट वेरियस प्राइसेस। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि डिमांड होता क्या है। एबिलिटी या विलिंगनेस और एबिलिटी, विलिंगनेस भी होनी चाहिए चीजों को खरीदने की, और एबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब इंसान केपेबल भी होना चाहिए खरीदने के लिए चीजों को। सिर्फ विलिंगनेस से ही काम नहीं चलेगा, है ना। ये दोनों चीजें होंगी तो ही किसी भी चीज की डिमांड क्रिएट होती है। ओके, सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, इस लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को दिया किसने था। सो एल्फ्रेड मार्शल गेव दिस कॉन्सेप्ट, this demand concept. Alfred Marshall. This concept was given by Marshall. Alfred Marshall. कब इन्होंने दिया था? इन 1890s, इन 1890s। और इनकी बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी बुक का क्या नाम था? इस बुक में ही इन्होंने इस डिमांड के कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था, और इस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो ये तीनों चीजें जाननी बहुत जरूरी है। अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, कब दिया था? तो 1890s में। एंड किस बुक में दिया था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नॉट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चलो आप इतना समझ जाओगे। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में अंतर क्या होता है? देखिए, जो भी डिमांड आप पूरी चीजों को लेके चलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि प्राइसेस को कंसिडर करके और सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंसिडर करके, इन सब चीजों को, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी डिमांड को डिफाइन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि चीजों की डिमांड होने कितने वाली है। सो जो सारे फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीजन, वेदर या प्रेफरेंस या टेस्ट, ये सब चीजें जो डिमांड को अफेक्ट करती हैं, एक्सेप्ट प्राइस। प्राइस तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन एक्सेप्ट प्राइस, बाकी चीजों को अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो कहलाता है डिमांड। ओके, द चेंज इन डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड वो चेंज है या वो क्वांटिटी है जो कि जिसमें अंतर सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से आए, बाकी सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंजेस को कंसिडर करता है। सो मार्क दिस वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, क्वांटिटी डिमांडेड में इट इज रिटन हियर एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ओके, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस कंसिडर करके जो भी चेंजेस आएंगे डिमांड में, अगर उसकी बात हम करते हैं तो वो क्वांटिटी डिमांडेड होती है। बाकी सारे फैक्टर्स को लेकर एक्सेप्ट प्राइस, हाँ, बाकी सारे फैक्टर्स का रोल देखते हैं अगर हम किसी क्वांटिटी पे, डिमांड क्वांटिटी पे, तो प्राइस को छोड़ के, तो वो कहलाता है डिमांड। ठीक है, सो आई होप कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व? एज वी नो कि जो डिमांड कर्व बनता है ना, लेट मी शो यू। वैसे आप सबको पता तो होगा ही, बट फिर भी एक बार बता देते हैं। जो डिमांड का कर्व होता है वो कुछ ऐसा बनता है जी, लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग, है ना। इधर क्वांटिटी होती है, इधर प्राइस होता है, दिस इज ओरिजिन, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनता है। तो इसका रीजन क्या है? और सप्लाई का कर्व कैसे बनता है? तो सप्लाई का कर्व ऐसे बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। ये सप्लाई का कर्व होता है और ये डिमांड का कर्व होता है, राइट। सो डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? इसके रीजंस क्या हैं? सो लेट अस लुक इनटू द रीजंस। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है कि अगर, मान लीजिए, बहुत फेमस एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए टी एंड कॉफी का। अगर मान लीजिए कि चाय का दाम, टी का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, राइज कर जाता है, तो लोग टी की जगह पे कॉफी कंज्यूम करने लगेंगे। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि
टी की जगह पे कॉफी का कंजम्पशन बढ़ गया, राइट? गिव मी अ सेकंड। टी की जगह पे कॉफी का कंजम्पशन बढ़ गया, मतलब लोगों ने कॉफी की जगह, अरे टी की जगह कॉफी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो द फर्स्ट रीजन इज दैट कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता क्यों है? बिकॉज ऑफ substitution effect. As the price of good decreases, consumers may substitute it for other goods, leading to an increase in quantity demanded. Hence, the downward slope of the curve. Okay. इनकम इफेक्ट क्या है? अब इनकम इफेक्ट ये होता है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस लो होता है या राइज करता है तो हमारी रियल इनकम में फर्क आता है। रियल इनकम हम कैसे समझते हैं? परचेजिंग पावर के थ्रू हम रियल इनकम समझते हैं ना। अगर किसी भी चीज की दाम बढ़ जाती है तो हमारी रियल इनकम कम हो जाती है। अगर किसी भी चीज का दाम अरे कम हो जाएगा तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। ओके, सो इनकम इफेक्ट में उसी चीज की बात होती है। A lower price increases consumers' purchasing power, allowing them to buy more of the good. Thus increasing quantity demanded. यहाँ पे देखिए quantity demanded बोल रहा है। क्यों quantity demanded बोल रहा है? Because प्राइस की बात हो रही है, बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से चेंज नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज आया है डिमांड की क्वांटिटी में। ओके, सो दिस ऑल्सो contributes to downward slope of demand curve. Okay, the next one is consumers preference. अब ऐसा होता है कि भले किसी भी चीज की प्राइस राइज हो रही है, लेकिन कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, वो कंज्यूमर का टेस्ट है, तो कंज्यूमर उस पर स्पेंड करेगा, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी राइज क्यों ना हो जाए, मतलब एक लिमिट तक। चाहे उसकी प्राइस राइज क्यों ना होती जाए, लेकिन कंज्यूमर उस पर खर्च करेगा। सो कंज्यूमर प्रेफरेंस एक रीजन है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये आई थिंक बहुत लोगों ने अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में तो पढ़ा ही होगा। डीएमयू के नाम से हम इसको पढ़ते थे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हम ये पढ़ते थे कि अगर हम किसी भी गुड का कंजम्पशन अगर हम करते जाएं तो अगर उसकी हम यूनिट बढ़ाते जाते हैं कंजम्पशन की, पहले फॉर एग्जांपल चॉकलेट है तो पहले मैंने एक चॉकलेट खाई, फिर दो चॉकलेट, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह। तो जो यूटिलिटी मुझे पहले चॉकलेट से मिली थी, वही सेम यूटिलिटी मुझे दूसरे या तीसरे या चौथे चॉकलेट से नहीं मिलेगी। मेरी यूटिलिटी कम होती जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि अब वो एक ह्यूमन बिहेवियर है, अब मेरा मन भरता जाएगा, राइट? ऐसा कुछ कि मुझे अब उस चीज को कंज्यूम करने की इच्छा नहीं होगी, मेरी इच्छा कम होती जाएगी अगर मैं उसका एक यूनिट दो यूनिट कंज्यूम कर ली तो, या फिर अगर मैं उसका ज्यादा कंजम्पशन करती जा रही हूँ तो। सो दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. The law states that as a consumer consumes more units of a good, the additional satisfaction, additional क्योंकि marginal की बात हो रही है इस वजह से additional word आया है, okay? The additional satisfaction, that is utility, derived from each additional unit tends to decrease. वही चीज है जो अभी हमने बताया। Utility maximization. Consumers aim to maximize their total utility by balancing consumption across various goods in response to changes in quantity and pricing. जैसे कि इसमें ये बोल रहा है कि जो कंज्यूमर होता है ना, वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है या अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है। और वो मैक्सिमाइज कैसे करेगा? किसी एक ही चीज का कंजम्पशन करेगा तो क्या उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज होगा? नहीं, उसकी यूटिलिटी तो कम होती जा रही है ना, जैसे जैसे वो एक एक एडिशनल यूनिट ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है किसी एक ही चीज का, तो उसकी यूटिलिटी तो कम हो रही है। इसी वजह से वो बाकी चीजों पे भी खर्च करेगा, वो सोचेगा कि मैं बाकी चीजों को कंज्यूम करूं, सिर्फ एक के अलावा मैं सिर्फ चॉकलेट ही क्यों कंज्यूम करूं, मैं जूस भी कंज्यूम कर सकता हूँ, मैं चिप्स भी कंज्यूम कर सकता हूँ, राइट? सो उसकी यूटिलिटी जो है ना वो मैक्सिमाइज होगी। सो कंज्यूमर ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज और हर यूटिलिटी। दैट इज व्हाई he doesn't invest or doesn't expend in only one commodity but in multiple commodities according to their pricing. Okay, now next. Impact on demand. Now, what is the impact on demand of this diminishing marginal utility? इस diminishing marginal utility की वजह से demand पे क्या असर पड़ता है? So, the diminishing marginal utility encourages consumers to buy more at lower prices and less at higher prices, reinforcing the downward sloping demand curve. ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। आपका जो डिमांड कर्व था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, राइट? आपका जो डिमांड कर्व था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था, कुछ ऐसे।
ठीक है? सो ये डीएमयू जो है ना, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके आपके डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग होने में। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि कंज्यूमर का सैटिस्फैक्शन या कंज्यूमर की यूटिलिटी कब मैक्सिमाइज़ होगी? जब वो लोअर प्राइसेज़ पे ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएगा या लोअर प्राइसेज़ पे ज़्यादा चीज़ें कंज़्यूम कर पाएगा। अगर हायर प्राइसेज़ पे वो चीज़ें कंज़्यूम करे तो उसकी यूटिलिटी या उसकी सैटिस्फैक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर वो लोअर प्राइसेज़ पे ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा, तो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ होगी। ओके, और ये यहाँ से हम देखते हैं कि क्वांटिटी और प्राइस में ये नेगेटिव रिलेशन ही बता रहा है। क्या कैसे बता रहा है? कम प्राइस पे ज़्यादा चीज़ों का कंज़म्पशन। नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, है ना? अगर ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा चीज़ों का कंज़म्पशन अगर बोलता, तो वो पॉज़िटिव रिलेशन होता। लेकिन ज़्यादा प्राइस पे कम चीज़ों का कंज़म्पशन बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव रिलेशन की बात कर रहा है वो, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल नेगेटिव रिलेशन, आई होप यू नो। सो इस वजह से भी डिमांड कर्व की जो कर्व होती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, अगर ये सब चीज़ें होती हैं, आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, उसके इतने रीज़न्स हैं, और तो हर केस में ऐसा क्यों नहीं होता है? मतलब कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। कौन से केसेस हैं? द फर्स्ट वन इज़ गिवन गुड्स। नाउ व्हाट आर गिवन गुड्स? दीज़ आर इंफीरियर गुड्स। ये कौन सी गुड्स हैं? इंफीरियर गुड्स हैं, फॉर व्हिच डिमांड इंक्रीजेस एज़ द प्राइस राइजेस। कह रहा है कि ये वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी कब? जब प्राइस भी इंक्रीज हो। अभी तो पॉजिटिव रिलेशन शो करने लगा, अभी तक तो नेगेटिव रिलेशन की बात हो रही थी क्वांटिटी में और प्राइस में, डिमांड थ्योरी में, है ना? बट ये क्या बोल रहा है कि जो गिवन गुड्स होते हैं ना, वो डिमांड थ्योरी को वायलेट करते हैं, अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। डिमांड थ्योरी बोलता है कि अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ रही है तो उसका क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन कम हो जाएगा। लेकिन गिवन गुड्स में ये चीज उल्टा है। उल्टा कैसे है कि अगर ये एक इंफीरियर गुड्स होते हैं, और इनकी डिमांड राइज होती है कब? जब प्राइसेस राइज होंगी। जब प्राइसेस राइज होंगी तो इनकी डिमांड राइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट बोल सकते हैं हम, एक तरीके से ब्रेड, ब्रेड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इट इज नॉट अ लग्जरी गुड, इसको इंफीरियर गुड में हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्या इसकी अगर प्राइस राइज होगी तो इसकी डिमांड घटेगी? बिल्कुल नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि भाई वो जरूरी है ना? वो हमें चाहिए। वो एक तरीके की नेसेसिटी गुड है, इस वजह से हमें वो चाहिए। सो भले उसकी प्राइस आप राइज कर लें, लेकिन हम उसका डिमांड कम नहीं करेंगे, है ना? सो यहाँ पे ये डिमांड का जो थ्योरी है ये वॉयलेट हो जाता है। ओके, द अदर वन इज वेबलन गुड्स। Now, what are these Veblen goods? These are luxury item. Conspicuous consumption करके आपने कुछ एक पढ़ा रहा होगा कभी ना कभी, है ना? वेबलन गुड्स लग्जरी गुड्स होते हैं। BMW हो गई, मर्सिडीज हो गई, ऑडी हो गई, लग्जरी गुड्स, राइट? सो इन चीजों का लोग डिमांड इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके प्राइसेस अधिक हैं, है ना? जिन चीज अभी तक हम डिमांड थ्योरी में क्या पढ़ रहे थे कि जिन चीज की प्राइस अधिक है, लोग उसका डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन वेबलन गुड्स जो है, वो ऐसे गुड्स हैं जिनका डिमांड तभी राइज होता है या इसलिए राइज होता है क्योंकि उसका प्राइस अधिक है, और लोग इसका इस्तेमाल अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए करते हैं। इस वजह से वेबलन गुड्स का कंजम्पशन हायर प्राइसेस पे भी ज्यादा होता है, क्योंकि हायर प्राइसेस का मतलब है लग्जरी गुड, और लग्जरी गुड का ज्यादा कंजम्पशन करेंगे तो सोसाइटी में हमारा स्टेटस ज्यादा बढ़ेगा। इस वजह से ये भी चीज जो है, या ये भी कमोडिटी जो है, ये डिमांड थ्योरी को वायलेट करता है। ओके, नाउ स्पेक्युलेटिव बबल्स। नाउ कभी आपने बहुत बार न्यूज़ में ऐसा सुना होगा कि भाई प्याज के दाम अधिक हो गए, लेकिन फिर भी लोग प्याज बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, या कोई भी सब्जी थोड़ी थोड़ी जैसे ही महंगी होनी चालू होती है, लोग उसको खरीद के उसका स्टॉक इकट्ठा करने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोगों ने ये स्पेक्यूलेशन कर ली होती है, लोगों ने ये एज्यूम कर लिया होता है कि अभी इसका प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, हो सकता है कि 10 दिन बाद या हफ्ते दिन बाद इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ जाए, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अभी से खरीद के अभी से स्टॉक कर लेता हूँ।
सो स्पेक्यूलेशन की वजह से आपका डिमांड ऑफ सॉरी थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। प्राइसेस बढ़ रही है फिर भी डिमांड राइज हो रही है। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्पेक्यूलेशंस, है ना? सर, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। ओके। एंड अदर वन, bandwagon effect and snob effect. Now, what is bandwagon effect? These are also exceptions to demand theory. What is bandwagon effect? Individual demand commodities because other are doing so. So the demand for a product can increase even when its price rises. डिमांड, अरे सॉरी, बैंड वैगन इफेक्ट कह रहा है कि अगर कोई एक पर्सन है, दो लोग हैं या तीन लोग हैं, ये लोग किसी अगर एक कमोडिटी का डिमांड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको देख के अगला बंदा भी उसी चीज का डिमांड करे। होता है ना, देख के कॉपी करना लोगों को। बैंड वैगन इफेक्ट मतलब एक ही चीज बस समझ लेना, टू कॉपी। हाँ, कॉपी करके डिमांड करना, कॉपी करके डिमांड करना। क्या कि मेरा पड़ोसी जो है उसने ये चीज खरीदी है, इस वजह से मुझे भी ये चीज चाहिए, है ना? बैंडवैगन इफेक्ट। तो इस केस में हो सकता है कि भले ही उस चीज का प्राइस अधिक हो, लेकिन क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो कॉपी कर रहा है दूसरे को, तो भले प्राइसेस अधिक हुई होंगी लेकिन फिर भी वो जाके ले आएगा उस चीज को। मतलब कंजम्पशन हो जाएगा ना उस कमोडिटी का या उस गुड का। तो इस वाले प्रोसेस को हम बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं कि कोई कंज्यूमर जो है वो इसलिए एक कमोडिटी का डिमांड कर रहा है क्योंकि बाकी लोग भी उस कमोडिटी का डिमांड कर रहे हैं या बाकी लोग उस चीज को खरीद रहे हैं। इस वजह से वो पर्टिकुलर इंसान भी कह रहा है कि मैं वो खरीद रहे हैं, मैं भी खरीदूंगा, मुझे भी चाहिए। दैट इज बैंडवैगन इफेक्ट एंड हियर योर डिमांड थ्योरी गेट्स वायलेटेड। ओके, द अदर एंड द लास्ट एक्सेप्शन इज स्नॉब इफेक्ट। नाउ व्हाट इज स्नॉब इफेक्ट? ये हल्का सा आप मे भी कंफ्यूज हो सकते हो स्नॉब इफेक्ट के बीच में एंड वेबलन इफेक्ट के बीच में। लेकिन वेबलन इफेक्ट आपका लग्जरी गुड सिर्फ था, बट स्नॉब इफेक्ट आपका यूनिक गुड्स के केस में भी हो सकता है। आपका जो वेबलन इफेक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी गुड्स के केस में हो रहा था या लग्जरी आइटम्स के केस में हो रहा था। बट ये जो है स्नॉब इफेक्ट जो है, ये यूनिक गुड्स के भी केस में हो सकता है और लग्जरी गुड्स के भी केस में हो सकता है। ठीक है, लग्जरी गुड्स के भी केस में हो सकता है ये। अब ये क्या है? ऊपर वाला क्या था? बैंड वैगन इफेक्ट। उसी का जस्ट अपोजिट है स्नॉब इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट में क्या था कि कोई कंज्यूमर किसी चीज का डिमांड कर रहा था, क्यों? क्योंकि बाकी लोग उस चीज का डिमांड कर रहे थे। स्नॉब इफेक्ट में क्या है कि कोई कंज्यूमर किसी चीज का डिमांड कर रहा है, क्यों? इसलिए कि बाकी लोग उस चीज का डिमांड नहीं कर रहे हैं। इस वजह से एक कंज्यूमर जो है वो एक पर्टिकुलर चीज का डिमांड कर रहा है। ठीक है, वो कोई भी यूनिक गुड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही एंशियंट, जिसको कहते हैं विंटेज, हाँ, कोई विंटेज कॉइन है, कोई विंटेज करेंसी है या कोई विंटेज कार है, तो इन सब चीजों का डिमांड, उसकी प्राइस तो बहुत हाई होती है ना, बट फिर भी लोग उसको खरीद के ले जाते हैं। व्हाई? स्नॉब इफेक्ट। क्योंकि बाकी लोग उस काम को नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मैं उस काम को करूंगा, ताकि मैं सोसाइटी में अपना एक अलग लेवल बना के रख सकूं। एंड दैट इज व्हाई योर डिमांड थ्योरी गेट्स वायलेटेड। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, डिमांड फंक्शन। नाउ व्हाट इज डिमांड फंक्शन? देखिए बच्चा, डिमांड फंक्शन जो आपका होता है ना, वो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेट मी टेल यू। हाँ, अब बताती हूँ मैं। जो डिमांड फंक्शन होता है आप उसको ऐसे डिनोट कर सकते हो कि क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, देन टेस्ट, देन इनकम, एंड और किस चीज पर डिपेंड होती है? लोकेलिटी। यस, लोकेलिटी। और भी बहुत सारी चीज होती है। अब ये जो फॉर्मेट लिखा है ना बच्चा, ये आपका किसी भी फंक्शन का फॉर्मेट होता है। कोई भी फंक्शन हो वो ऐसी ही लिखी जाती है। यहाँ पे डिमांड फंक्शन की बात कर रहा था, तो और देखिए होता क्या है कि जो इस साइड पे चीज रहती है वो आपको बताती है कि कौन सी क्वांटिटी आपकी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिपेंडेंट है किस पर? तो इधर वाली कमोडिटीज पे।
प्राइस पे डिपेंडेंट होती है, ऑफ कोर्स होती है। टेस्ट पे डिपेंडेंट होती है, ऑफ कोर्स होती है। इनकम पे होती है, हाँ जी। लोकेलिटी पे होती है, हाँ जी होती है। तो इस साइड पे ना जो जो फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं, फैक्टर्स गवर्निंग द चेंज, फैक्टर्स गवर्निंग द चेंज, वो वाले फैक्टर्स इधर रहते हैं। और जो आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो इधर होता है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। फंक्शन जो होता है ना, डिमांड फंक्शन या किसी भी चीज का फंक्शन, वो काम क्या करता है बच्चा? वो रिलेशनशिप शो करता है किन्हीं चीजों के बीच का, रिलेशनशिप शो करता है। देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप शो हो रहा है, क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड एंड दीज वेरिएबल्स, रिलेशनशिप शो हुआ। तो फंक्शन का काम रिलेशन शो करना होता है। एंड डिमांड फंक्शन क्या रिलेशन शो करता है? तो क्वांटिटी डिमांडेड और जो फैक्टर्स उसके गवर्न करते हैं उन फैक्टर्स के बीच का रिलेशन शो करता है डिमांड फंक्शन। ओके, नाउ ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जैसा कि मैंने अभी बताया। इसमें फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे डिमांड को, वो सारे फैक्टर्स इसमें लिखे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहाँ लिखा है देखिए, the demand function considers, second वाला point ना, the demand function considers variables like consumer income, taste, prices of related goods। yes, सिर्फ उसी गुड का प्राइस नहीं बल्कि रिलेटेड गुड का भी प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड का भी, मतलब रिलेटेड में तो कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट दोनों ही आ जाते हैं, तो दोनों गुड्स के प्राइसेस पर भी डिपेंड करता है। इलस्ट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एंड मार्केट बिहेवियर, रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, एंड व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट आल्सो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, measuring how responsive quantity demanded is to change in price, providing की insights for pricing strategies। कह रहा है ना कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड इलास्टिसिटी क्या होती है? आप कह सकते हो रिस्पॉन्सिवनेस या फ्लेक्सिबिलिटी या रिएक्टिवनेस, ये सब चीजों का आप इस्तेमाल करके समझ सकते हो कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे कितना असर पड़ा या कैसे असर पड़ा। ठीक है, वो चीज आपकी डिमांड इलास्टिसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। एंड इन नेक्स्ट क्लास हम इससे रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम करेंगे। हम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड देखेंगे, इंफीरियर एंड गिवन गुड्स देखेंगे, और भी सारे कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे एंड सप्लाई वाला पोर्शन थोड़ा बहुत कर लेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस।